दूरी काफी है, ये आप देख लीजिए। जी जी सर। हटाना चाहेंगे? जी यस प्लीज। आपको कोई सिम्टम कोविड-19 का तो नहीं? नो सर। थैंक यू। बताइए आप अपने आप को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, परिचय देंगे? उसमें बस इतना ही ख्याल रखिए कि उसमें आपकी जाति का, धर्म का, संप्रदाय का उल्लेख न हो, और इसके बाद आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें ताकि बोर्ड को आपकी व्यक्तित्व परीक्षण में उस परिचय का आपको उपयोग किया जा सके। प्लीज। सर मेरा नाम विशाल है और मैं मूलतः मथुरा जनपद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सर BSA कॉलेज महाविद्यालय मथुरा से, BA पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषय में आगरा विश्वविद्यालय से जो संबद्ध है उससे की सर। उसके बाद सर मैंने MA किया इकोनॉमिक्स में KR डिग्री कॉलेज, वो भी सर आगरा विश्वविद्यालय से ही संबद्ध है सर। 2018 के बाद मैंने सर 1 वर्ष एक NGO में कार्य किया सर। उसके बाद फिर मैं तैयारी में सिविल सेवाओं की तैयारी में लग गया और उसके बाद सर मैंने 2018 का प्रयास दिया लोक सेवा आयोग का। अंतिम रूप से मैं चयन नहीं हो पाया उसमें साक्षात्कार देने के बाद। 2019 का ये मेरा दूसरा प्रयास है सर। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है सर। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट किस वर्ष की है? 2018 में? 18 में सर। और उसके पहले और उसके बाद से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। ठीक। विशाल सारस्वत है। मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा UPPCS परीक्षा में पहला नंबर प्राप्त किया है और यह मेरा दूसरा प्रयास था। 2018 का मेरा पहला प्रयास था जिसमें मैंने साक्षात्कार दिया, लेकिन अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो पाया। 2019 का मेरा दूसरा प्रयास था। मेरा वैकल्पिक विषय, मेरा जो ऑप्शनल है वो इकोनॉमिक्स था। अगर इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी की बात करें तो 3 स्टेजेस का एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर है जैसा कि पता है सबको, जनरल स्टडीज का और CSAT का। और मेंस में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 8 पेपर होते हैं। 4 GS के पेपर, GS 1, 2, 3, 4, एक ऐसे का पेपर और एक हिंदी का पेपर, और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं जो आपको सब्जेक्ट आपकी इच्छा से चुन सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि इस एग्जाम को कैसे तैयार किया जाए, तो आपको जैसे उत्तर प्रदेश की जो कुछ पब्लिकेशंस हैं, जैसे घटना चक्र पब्लिकेशन है, तो उसकी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, ईयरली आ जाए तो और अच्छा है, नहीं तो मंथली आ जाए तो और अच्छा है। तो दोनों मैगजीन्स जो होती हैं वो अच्छे से कवर कर लेनी है। तो जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है 2018 से पहले जो UPPCS का पैटर्न अलग था, उसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला था, लेकिन 2018 से UPSC का पैटर्न और UPPCS का पैटर्न, दोनों का पैटर्न एक जैसा हो गया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट PCS की प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है, थोड़ा सा UP स्पेसिफिक आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात करें अगर हम पेपर वाइज बुक स्ट्रेटेजीज की, तो जैसे GS पेपर 1 है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे नितिन सिंघानिया की बुक है आर्ट एंड कल्चर की, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, NCERTs तो ही है 6 to 12 सारे सब्जेक्ट्स की आपको पढ़नी है। और हो सके तो विजन की मैगजीन जो होती है मंथली वाइज आ जाती है, 30 या 40 रुपए की आ जाती है मंथली, उसको आपको मंथली पढ़ना है, क्योंकि अगर आप UPSC प्रिपेयर कर रहे हैं तो UPPCS में थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपको थोड़ा सा UP स्पेशल पढ़ के आप उसको भी दे सकते हो। दूसरा GS 2 के लिए वही लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। गवर्नेंस का अगर कोई नोट्स हो किसी कोचिंग का, जैसे GS स्कोर वगैरह का है, आपको क्या करना है कि अलग अलग जो कोचिंग्स है ना, उनका कुछ मार्केट में बुक्स PDF में मिल जाता है। जैसे कि हम कहें कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो वो है समरी है, वो GS स्कोर बहुत अच्छी बनाता है। मैगजीन जो है मंथली वो विजन की बहुत अच्छी है। तो क्या है, हर एक कोचिंग का अपना अपना एक वो है, पोजिशनिंग है, पोटेंशियल है एक स्पेसिफिक फील्ड में, तो उसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं और मार्केट में वो फ्रीली अवेलेबल है, कोई इसका कोई ज्यादा कॉस्ट लगता नहीं है। तीसरा जो है GS पेपर 3 के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अच्छे से पढ़ के जाएं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, लगभग अगर हम लिस्ट बनाएंगे ना तो 100 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे UPSC हो या UPPCS हो। जैसे कि मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या मान लो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, प्रॉब्लम्स है जो अनएम्प्लॉयमेंट की, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स बना लेने हैं कि जो हमें ज्यादा काम देंगे। जैसे कि हमें बेसिक पॉइंट जैसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि
एग्रीकल्चर में पहले मान लो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 80% लोग एम्प्लॉयड थे, आज 48% लोग काम कर रहे हैं। एवरी डे 2500 पीपल आर लिविंग एग्रीकल्चर। जीडीपी में रोल केवल 16% है इसका, जबकि पॉपुलेशन 48% है इसमें। तो 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज पीसीएस 2019 को टॉप किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करने वाले 25 वर्ष की उम्र के विशाल सारस्वत मथुरा के प्रकाश नगर बीएसए कॉलेज के प्रकाश नगर के रहने वाले हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी अथक प्रयासों के चलते, कड़ी मेहनत के चलते इस परीक्षा को कैसे पास किया, क्या क्या वजह रही, क्या क्या इन्होंने समस्याओं को सामना करना पड़ा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी विशाल, हमारा सबसे पहला आपसे सवाल है कि आपने इस परीक्षा को पास किया है महज 3 वर्ष में, क्या सफलता का क्या राज है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद पहला आपकी शुभकामनाओं के लिए। जी मेहनत तो काफ़ी समय से कर रहे थे, सफलताएं भी मिली, लेकिन परिवार और मित्र लोगों का सहयोग बना रहा हमेशा। इसके कारण बुरे हालातों में भी लगे रहे कि एक दिन कहीं ना कहीं सफलता मिले। से आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? मैंने हाई स्कूल मेरी बुआ जी के पास रहकर किया है, बंदनगर से। अच्छा। इंटर मैंने अपनी सिस्टर के पास रह के एटा से की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया, लोकल से। और उसके बाद फिर मैं कुछ समय दिल्ली रहा तैयारी के लिए। मैंने ऑप्शनल की क्लास दिल्ली से की थी। उसके बाद फिर मैं तैयारी में लग गया, और बाकी फिर मित्र लोग थे, सीनियर लोग थे, वो सहयोग करने लग गए। अधिकतर लोगों का मानना है जब भी आपने या हमने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी होगी, उसमें अपना फोकस नहीं कर पाते इंटरमीडिएट पे या ग्रेजुएशन के जब क्लास अटेंड करते हैं। तो आपका कब से फोकस रहा कि मुझे इस परीक्षा को टॉप करना है या पास करना है ताकि मुझे एक अफसर बन सकूं मैं? टॉप करने का तो कभी जीवन में नहीं सोची थी, ना ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो इन चीज़ों के बारे में सोचता होगा कभी। उद्देश्य ये था कि भाई कोई शुरुआत से ये था कि भाई सरकारी सेवाओं में जाना है जी। पर ये नहीं था। इस पर पिछले प्रयास में मेरा सफलता मुझे नहीं मिल पाई थी। इस बार मैं सोच रहा था कोई सा भी पद मिल जाए, सबसे लास्ट वाला पद मिल जाए। ये तो उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, बाकी सब ईश्वर अधीन है। नहीं, अधिकतर लोगों का मानना ये है कि इंटर के बाद वे ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की नौकरी मिल जाए। तो आपके मन में भी ऐसा कोई ख्याल आया कि मुझे भी इस तरह की कोई नौकरी मिल जाए, इस तरह की मैं प्रिपरेशन कर दूं ताकि नौकरी मिल जाए? मैंने नेट JRF किया था इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा। तो मैं एडॉक बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल थे। JRF मिल जाती है 30-32 हज़ार रुपये के आसपास, तो उससे थोड़ा सा पढ़ाई में सहयोग मिलता रहता था, मन लगा। ग्रेजुएशन कब किया और कहाँ से किया? ग्रेजुएशन 2016 में किया मैंने, आगरा यूनिवर्सिटी से, बीएसए कॉलेज से। जी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में आगरा यूनिवर्सिटी से। तो इस तैयारी के लिए आपने कहाँ से शुरुआत की? शुरुआत मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर से हम कह सकते हैं, तैयारी शुरू कर दी थी कि भाई इसी सेवाओं में जाना है, इसी दिशा में लगना है। और काफ़ी सीनियर्स मिलते गए, उनसे सहयोग मिलता गया और हो गया। नहीं, यहाँ मथुरा में अपने घर से रहकर की तैयारी या आगरा, मथुरा या दिल्ली से? नहीं, शुरुआत में मथुरा ही रहा, फिर कुछ समय दिल्ली गए, फिर वापस कोचिंग लेने के लिए। जी। तो शिक्षण संस्थान से आपने कोचिंग ली होगी जी। तो इस समय आपके भी दिमाग में आया होगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ सीनियर्स लोग भी होते हैं या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि ये सफलता जरूरी नहीं कि आपके हाथ लग जाए। तमाम लोग ऐसे हैं कि कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उनके हाथ नहीं लगी तो आप तो इसमें बहुत अलग चीज़ हैं, और यानी कि गिराने की कोशिश करते हैं हर समय कि सफलता के लिए आपने कोई लक्ष्य बांध लिया उसके लिए। जी, ऐसा नहीं है, मेरे साथ सभी लोग हैं, मेरे परिवार के आसपास के पड़ोसी, सब लोग, नातेदार, रिश्तेदार, सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया। उनका अलग मुझे लगता है कि मेरे जितनी मुझ पे खुद पर विश्वास नहीं था, उतना उन्हें मुझ पर विश्वास था। सहयोग ही किया, कभी किसी ने मुझे उस भावना से नहीं। कुछ जगह ऐसे होते हैं